गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ऑनलाइन स्टडी चैनल एग्ज़ाम रजिस्टर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 20 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया था, किस संगठन ने दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए $1 बिलियन का ऋण प्रदान किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए पढ़ाई तुहार पैरा योजना शुरू की है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। देखिए, छत्तीसगढ़ के जो हमारे CM हैं भूपेश बघेल, उन्होंने जो स्कूल में पढ़ने वाले छात्र हैं उनके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसके द्वारा वो ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि अभी कोरोना के कारण जो स्कूल हैं वो बंद पड़े हैं और स्कूल्स के अंदर पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो इसलिए उन्होंने पढ़ाई तुहार पैरा नामक योजना शुरू की है। साथ ही उन्होंने एक ब्लूटूथ आधारित कार्यक्रम ब्लू टूके बोल और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना, राधाभाई डायग्नोस्टिक सेंटर स्कीम, इनको भी शुरू करने की योजना बना रही है गवर्नमेंट। जल्दी आने वाले दिनों के अंदर भी इन्हें शुरू करेगी। अगला हमारा क्वेश्चन है वो है, किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अपनाए अभियान शुरू किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक, डी ऑप्शन। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक ने अभी जो डिजिटल इंडिया है उसके तहत जो ऑनलाइन बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए, कैशलेस व्यवस्था को अपनाने के लिए ये जो हमारी योजना है इसको डिजिटल अपनाए योजना को शुरू किया है। इसके अंदर जो भी व्यक्ति फर्स्ट ट्रांजैक्शन शुरू करेगा इस अभियान के तहत, इस एप्लीकेशन से जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन करेगा उसके उस व्यक्ति की पहली ट्रांजैक्शन के बदले में जो PNB बैंक हमारा ये PM केयर के अंदर ₹5 का योगदान करेगा। तो बस आपको यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके अंदर कुछ नहीं है, बस आपको 2 चीज़ें याद रखनी है कि भी ये कैंपेन डिजिटल अपनाए पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा शुरू किया गया है और जो पंजाब नेशनल बैंक के जो प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि MD और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो हमारे SS मल्लिकार्जुन राव हैं। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, किस संस्थान के खगोलविदों ने हाल ही में एल्मा टेलीस्कोप के माध्यम से SPT 04147 नाम का एक शिशु गंगा को खोजा है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा D, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। जो हमारे मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स हैं वो यहाँ के साइंटिस्टों ने एक SPT 04147 नाम की एक बेबी गैलेक्सी को खोजा है, जो कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है उससे 12 बिलियन यानी कि 12 बिलियन लाइट ईयर्स, 12 बिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, जो कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है जो हमारी उसकी तरह बिल्कुल सेम है दिखने के अंदर। अब जो हमारी जो गैलेक्सी खोजी गई है बेबी गैलेक्सी, ये हमारी जो एल्मा टेलीस्कोप है उसके द्वारा खोजी गई है, जिसकी फुल फॉर्म एल्मा की बात की जाती है हमारी आटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे टेलीस्कोप है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार मंत्रालय जिले या एक रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की अनुमति देता है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा A, यानी कि गृह मंत्रालय। तो देखिए, अगर किसी भी स्टेट का, किसी भी जिले का या फिर किसी भी रेलवे स्टेशन का, किसी भी स्थान का अगर हमें नाम बदलना है तो उसको नाम को चेंज करने की जो हमारी प्रक्रिया होती है या फिर जो भी अनुमति दी जाती है अथॉरिटी, वो हमारी गृह मंत्रालय जो हमारी होम मिनिस्ट्री होती है
उसके पास होती है। और हमारे अभी जो होम मिनिस्टर हैं वो है अमित शाह। तो अभी जो हमारी जो होम मिनिस्ट्री है उन्होंने जो यूपी के अंदर जो हमारा मंदुआडी मंदुआडी रेलवे स्टेशन है यूपी के अंदर, उसका नाम बदल करके बनारस कर दिया गया है, जो कि हमारा जो वाराणसी है उससे 4 किलोमीटर की दूरी पर ही है। जो हमारा वाराणसी कैंटोनमेंट एरिया है, जो वाराणसी छावनी है, उसके अंदर ये हमारा मंडुआडीह रेलवे स्टेशन है। तो याद रखिए, पूछा जा सकता है। और वैसे भी यूपी के अंदर आजकल जो हमारे योगी जी हैं वो नाम बदलने में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, काफ़ी मशहूर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलने की अनुमति दी है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा बी, अनुच्छेद 77। तो अभी देखिए, आपको पता होगा, मैंने कुछ दिन पहले भी आपको करवाया था जब ये आया था, जो हमारी अभी NEP जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसे लागू किया गया था। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 थी जो लागू की गई थी, उसके अंदर जो उसके प्रोविज़न और उसके अंदर जो रिकमेंडेशन दी गई थी, उनके अंदर एक रिकमेंडेशन ये भी थी कि भी जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उसका नाम बदल करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया जाए। तो इस रिकमेंडेशन को अभी लागू कर लिया गया है। और जो ये है, ये हमारे जो रिकमेंडेशन के तहत जो नाम बदला गया मिनिस्ट्री का, ये हमारे इसकी जो पावर होती है वो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको संविधान के अनुच्छेद 77 के द्वारा प्राप्त हैं। तो अभी हमारे भारत के जो राष्ट्रपति हैं, मैंने प्रधानमंत्री बोल दिया, आपके जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उन्हें संविधान के अनुच्छेद 77 के द्वारा ये शक्तियाँ प्राप्त हैं। और अभी जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं वो कौन है? रामनाथ कोविंद जी। देख सकते हैं आप लोग, जो हमारा आर्टिकल 77 का जो क्लोज 3 यानी 77वें अनुच्छेद के भाग 3 के अंदर ये पावर दी गई है, जिसके तहत राष्ट्रपति है जो हमारा किसी भी डिपार्टमेंट का नाम चेंज कर सकते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है मध्य रेलवे द्वारा सुरक्षा और निगरानी के लिए उपयोग किए जाने वाले ड्रोन का नाम क्या है? तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी, निंजा। तो अभी देखिए, जो हमारी मध्य रेलवे है और सेंट्रल रेलवे और जो साउथ ईस्टर्न रेलवे है, हमारी दक्षिण पूर्व रेलवे, उन्होंने जो मॉडर्न कोच फैक्ट्रीज़ है रायबरेली और जो साउदर्न वेस्टर्न रेलवेज है वहाँ पर जो निगरानी के लिए और सुरक्षा के लिए जो हमारे 9 ड्रोन खरीदे हैं 32 लाख रुपए की लागत से, जिन्हें सर्विलियंस के लिए रखा गया है, जो हमारी ड्रोन्स के द्वारा वहाँ की सिक्योरिटी को नज़र रखी जाएगी। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन वो है, कैबिनेट के द्वारा NTA की स्थापना को मंजूरी दी गई है जो कि CET का आयोजन करेगा। तो CET का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो होगा सी ऑप्शन। CET की फुल फॉर्म है वो हमारी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो अभी देखिए, कल जो हमारी कैबिनेट है उसने NTA की स्थापना के लिए जो हमारी मंजूरी दी है। तो NTA की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो कि हमारी हर साल कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाएगी। इसके अंदर क्या होगा, देखिए अभी क्या होता है, हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट है वो सभी अपने अलग अलग एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाते हैं, जिसके अंदर काफ़ी टाइम लगता है और हमारे मोस्टली जो एग्ज़ाम होते हैं वो समय पर नहीं हो पाते। जैसे 2020 का हमारा एग्ज़ाम होता है वो 2021 के अंदर होता है, 21 वाला 22 के अंदर होता है। तो इसमें टाइम और मनी काफ़ी वेस्ट हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक NTE नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो हमारी, उसको बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। ये जो हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है ये क्या करेगी कि भी ग्रुप C और ग्रुप B की जितनी भी पोस्टें हैं नॉन टेक्निकल यानी टेक्निकल को छोड़ करके, जैसे जो हम लोगों की इंजीनियरिंग से रिलेटेड है उनको छोड़ करके जो हमारे नॉन टेक्निकल जितनी भी पोस्ट हैं, यानी कि आप एक तरह से कह सकते हैं क्लैरिकल जो पोस्ट होती हैं, उनको
जो हमारा ये उनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा, यानी कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनकी सभी की जो बी और सी ग्रुप की जितनी भी पोस्ट हैं वो सभी की सभी के लिए ये हमारी जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये कंडक्ट करवाएगी। फिर चाहे वो किसी भी के तहत होता, जैसे अभी तक रेलवे के तहत होता था हमारा बी और सी ग्रुप की, जैसे आरआरबी, जेई, रेलवे जो हमारा रेलवे के अंदर जेई की, एनटीपीसी की होती हैं और जितनी भी होती हैं, और एसएससी के अंदर जैसे सीएचएसएल होता है, सीजीएल होता है, ये अलग अलग एग्ज़ाम अलग अलग डिपार्टमेंट करवाते थे। बट अब क्या करेगा, इन सभी एग्ज़ाम्स को एक साथ सिर्फ एनटीए हमारी है वो कंडक्ट करवाएगी, जिसके अंदर जो बोर्ड होगा उसके अंदर जो रेलवे हैं, फाइनेंस हैं, एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के सभी सदस्यों को मिला करके जो इसका बोर्ड बनाया जाएगा, कमेटी जो एग्ज़ाम्स कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। इसके अंदर क्या होगा हम लोगों का कि भी ये जो है एक हमारा फर्स्ट लेवल का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा देगी, जिससे क्या होगा कि भी जो हम लोगों की एजेंसीज़ हैं उनको उसी एग्ज़ाम से वहाँ से बच्चे मिल जाएंगे और वो वहाँ से सिर्फ मेंस का जो एग्ज़ाम है वो अपना डायरेक्ट कंडक्ट करवा सकती है, जितनी रिक्रूटमेंट उसके हिसाब से बच्चों को जो टॉप कैंडिडेट होंगे हमारे उनको उठा करके। तो यहाँ से क्या होगा कि समय बच जाएगा, सबको अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। जितनी भी पोस्टें होंगी सबके लिए पहले लेवल का जो एग्ज़ाम होगा वो यहाँ से कंडक्ट करवा लिया जाएगा। अब ये जो एग्ज़ाम होगा, ये जो एग्ज़ाम करवाया जाएगा, ये शुरुआत के अंदर अभी हर साल 2 बार करवाया जाएगा, यानी हर 6 महीने में एक बार जो एनटीए है ये सीईटी को कंडक्ट करवाएगी। और इसके अंदर जो एग्ज़ाम के अंदर जो मार्क्स प्राप्त होंगे वो हमारे 3 साल के लिए वैलिड होंगे, यानी अगर कोई 2020 के अंदर एग्ज़ाम देगा तो 2023 तक उसके वो मार्क्स वैलिड माने जाएंगे। उसके बाद उसको एग्ज़ाम फिर से देना पड़ेगा। अगर कोई चाहे तो कॉन्टीन्यूसली भी दे सकता है। तो उसके जब अगर किसी ने मान लो 2020 में भी एग्ज़ाम दिया और 2021 में भी एग्ज़ाम दिया, तो उसके जो जितने भी एग्ज़ाम्स वो देगा उनमें से जो सबसे बेस्ट रिजल्ट होगा वो उसका एलिजिबिलिटी के लिए माना जाएगा, यानी उसको उस बेस्ट रिजल्ट को कंसाइडर किया जाएगा। इसके अंदर बाकी प्रोविजंस है जो हमारे पहले की तरह रहेंगे, यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी को जो एज रिलैक्सेशन दी जाती थी वो इसके अंदर भी एग्ज़ाम्स के अंदर भी दी जाएंगी। इसके अंदर जो एग्ज़ाम्स के अंदर बैठने की जो रिस्ट्रिक्शन है वो, यानी नंबर ऑफ चांसेस का कोई चक्कर नहीं है, जितनी बार चाहे आप एग्ज़ाम को दे सकते हैं जब तक आपकी एज नहीं हो जाती। और इसके अंदर अगर बात की जाए तो इम्पोर्टेंट्स की, तो बाकी और तो कोई ऐसा इसके अंदर इम्पोर्टेंट नहीं रहा है, मैंने लगभग आपको सभी के सभी बता दिए हैं। चलिए, अच्छा, इसके लिए जो है हमारा गवर्नमेंट ने जो अभी एनटीए के लिए जो हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होगी उसके लिए 1517.57 करोड़ रुपए का जो फंड है वो अलोकेट किया है, जो कि पहले 3 साल के लिए होगा। और इसके अंदर बात की जाए तो और कोई इसके अंदर ऐसा कुछ फैक्ट नहीं है, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों के भी एग्ज़ाम है जो साल के अंदर 2 बार ये कंडक्ट करवाएगी, जो कि हमारे जो मार्क्स होंगे वो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट्स के लिए और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए भी वैलिड होंगे, यानी कि अब स्टेट गवर्नमेंट को अलग से कंडक्ट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्री का एग्ज़ाम वो भी इनका यहीं से बच्चों को उठा सकते हैं मार्क्स के हिसाब से। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, केंद्र सरकार ने निजी कंपनियों को पीपीपी मॉडल के तहत कौन से 3 हवाई अड्डों को लीज पर, पट्टे पर या फिर कह सकते हैं आप किराए पर देने की मंजूरी दी है। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम। तो अभी देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि पीपीपी मॉडल है जो हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो हमारे जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम जो हवाई अड्डे हैं इन तीनों को प्राइवेट एंटरप्राइजेज को देने की बात की गई है, जो कि हमारी इसके तहत क्या होगा कि जो हम लोगों को रिवेन्यू जनरेट होगा और जो है वो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी
कम हो जाएगा और जिससे इनके अंदर नई टेक्नोलॉजी भी हमें देखने को मिलेगी, जो कि गवर्नमेंट का कहना है। बट मैंने आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब मैंने आप लोगों को जो कैग का करवाया था, मैंने जब जीसी मुर्मू जी ने अपॉइंटमेंट ली थी, तो मैंने उस दिन कैग के बारे में डिस्कस किया था। तब मैंने आप लोगों को बताया था कि भी पीपीपी का जो मॉडल है हमारा, वो गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक धोखाधड़ी का करने का तरीका है। क्योंकि जो पीपीपी मॉडल के तहत जो भी प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, उसको जो हमारे कैग होते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं कैग, उनको उस उस प्रोजेक्ट को एडिट करने का अथॉरिटी नहीं होती है। तो इसीलिए जो हमारे कैग की पावर्स को कम करने के लिए उस जितने भी प्रोजेक्ट हम लोगों के, वो मोस्टली पीपीपी मॉडल पर ही चलाए जाते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, किस देश ने राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित प्रावधानों को बदलने के लिए अपने संविधान में संशोधन किया है। तो अभी जिस देश ने संविधान के अंदर जो संशोधन किया है राष्ट्रपति से लेकर के, वो है हमारा श्रीलंका। अभी श्रीलंका ने क्या किया है, देखिए, जो हमारे, इसको थोड़ा पीछे से शुरुआत से समझते हैं। देखिए, जो हमारी जो श्रीलंका के अंदर गवर्नमेंट है, वो जो हमारे राजपक्सा हैं उनकी गवर्नमेंट है। महिंदा राजपक्सा हैं और गोटाबाया राजपक्सा हैं, उनकी गवर्नमेंट है। दोनों के दोनों भाई की, एक पीएम है और एक वहाँ का राष्ट्रपति। तो इससे पहले जो हमारी गवर्नमेंट थी श्रीलंका के अंदर, वो हमारी जैसे जो कि श्रीसेना जी थे उनकी थी। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक लेजिस्लेशन पास किया था, 19वां संविधान के अंदर संशोधन किया था श्रीलंका के, कि भी कोई भी जो है व्यक्ति है वो 2 से ज़्यादा बार श्रीलंका का राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। आपको पता होगा कि ये जो हम लोगों की प्रोविज़न है, ये ठीक हम लोगों के अमेरिका के अंदर भी दिए गए हैं, कि अमेरिका के अंदर भी यही कानून है कि भी कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता अमेरिका का। तो वही प्रोविज़न है वो यहाँ पर श्रीलंका के अंदर भी किए गए थे। तो उसके कारण क्या हुआ कि भी जो महिंदा राजपक्सा जी हैं, वो क्या है, पहले ही 2 बार श्रीलंका के राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो इस नियम के कारण क्या हुआ कि वो राष्ट्रपति के लिए नहीं खड़े हो पाए तीसरे बार। तो इसलिए उन्होंने अपने छोटे भाई थे जो गोटाबाया राजपक्सा जी, उनको कैंडिडेट के अंदर खड़ा किया, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के अंदर, और वो जीत गए। तो उसके बाद अब क्या हुआ, अब उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर के लिए जो हम लोगों के जो इलेक्शंस होते हैं एमपीज़ के, वो इलेक्शन करवाए और उसके अंदर उन्हें 2/3 यानी कि 2/3 बहुमत प्राप्त हुआ। तो अब 2/3 बहुमत प्राप्त हो गया, तो उन्होंने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उठा करके फिर से अमेंडमेंट कर दी, 20वीं अमेंडमेंट में क्या किया उन्होंने कि भी जो 19वीं अमेंडमेंट के अंदर संविधान के अंदर संशोधन किया गया था कि भी कोई भी व्यक्ति 2 वर्ष से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता श्रीलंका का, उसे हटा दिया है। यानी अब कोई भी व्यक्ति जितनी बार चाहे वो श्रीलंका का राष्ट्रपति बन सकता है। अब क्योंकि उनके पास 2/3 बहुमत था, तो इसलिए उन्होंने इसको हटा दिया है, क्योंकि जो इसको हटाने के लिए, जो पारित करने के लिए बहुमत चाहिए, वो हमारा 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। तो ये था हमारा श्रीलंका का राष्ट्रपति के अमेंडमेंट, संविधान के संशोधन से रिलेटेड अमेंडमेंट का मुद्दा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, इब्राहिम बाउबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी कि माली। तो जो इब्राहिम बाउबकर थे वो हमारे माली के राष्ट्रपति थे। माली की बात की जाए तो दोस्तों, ये माली जो है ये एक अफ्रीकन कंट्री है, जो कि हम लोगों की इसकी सीमा है, जो जैसे नाइजर जो कंट्री है हम लोगों की, उसके साथ इसकी सीमा है वो लगती है। इसके अंदर अभी क्या हुआ कि भी जो वहाँ की सेना है, मिलिट्री है, उसने जो वहाँ की गवर्नमेंट है, जो कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया, और जिसके तहत जो हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम बाउबकर, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब ये मुद्दा क्या है एक्चुअल में, देखिए, अगर आपको मैं थोड़ा बारीक
मेन पॉइंट्स के अंदर बता दूं, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करना तो यहाँ पर संभव नहीं है, क्योंकि जो लेक्चर हम लोगों का वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए कोई मैं आपको लोगों को सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर थोड़ा मेन बता देता हूँ, जैसे जब 1998 से 1960 के अंदर क्या था, जो हमारा ये माली था ये फ्रेंच की एक कॉलोनी था, यानी फ्रेंच के अधीन था, जैसे इंडिया ब्रिटेन के अधीन रहा था। तो 1960 के अंदर क्या हुआ कि ये फ्रेंच से इसको आज़ादी मिल गई। तो जब ये फ्रेंच के अधीन था तो इसको फ्रेंच सूडान के नाम से जाना जाता था। जब 1960 के अंदर ये आज़ाद हुआ तो इसका नाम बदल करके माली कर दिया गया। जब ये माली बना 1960 के अंदर, तो इसके अंदर जो शासन था वो चाइना की तरह वन पार्टी का सिस्टम बना। बट 1968 के अंदर इसको वन पार्टी सिस्टम से इजाज़त मिली, जबकि पहला विद्रोह हुआ था 1968 के अंदर और पहली बार तख्ता पलट हुआ। तो यानी कि जो 2020 के अंदर अभी जो तख्ता पलट हुआ ये हमारा पहला नहीं है, इससे पहले भी काफ़ी बार वहाँ पर तख्ता पलट हो चुके हैं। 1968 के अंदर तख्ता पलट हुआ और वहाँ पर जो वहाँ के जो गवर्नमेंट बनी उसके हेड बने लेफ्टिनेंट मूसा तौरे, जो कि वहाँ के डिक्टेटर बने, यानी कि तानाशाही का शासन आया वहाँ पर। बट फिर क्या हुआ, 1991 तक ये चला और 1991 में फिर से तख्ता पलट हुआ दूसरी बार और वहाँ पर लोकतंत्र का शासन आया, डेमोक्रेसी आई और डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव हुए। अब जो ये 1991 में डेमोक्रेटिक चुनाव हुए ये हमारा 1991 से लेकर के 2011 तक चला, यानी वहाँ पर 2011 तक थोड़ी अच्छी शांति थी। बट फिर भी यहाँ पर विद्रोह का कारण क्या हुआ, क्योंकि देखिए जो सूडान है वहाँ के जो ये जो हम लोगों का माली है इसके साउथ जो एरिया है वहाँ पर गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस रहा है, क्योंकि जो साउदर्न एरिया है वहाँ पर जो माली का साउदर्न एरिया है वहाँ पर जो हमारी सोने की गोल्ड्स की माइन है, तो जो कि हमारा यहाँ का रिवेन्यू का माली का मेन संसाधन है। तो वहाँ पर जो सोने की खान है वो होने के कारण साउथ की तरफ ही गवर्नमेंट का ज़्यादा ध्यान रहा और जो नॉर्थ था वो हमारा मोस्टली जो अपेक्षित ही रहा, वहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट वगैरह नहीं रही, काफ़ी पिछड़ा रहा। तो इसकी उससे क्या हुआ कि वहाँ पर जो भी जितने भी हम लोगों के जो विद्रोही हैं वो वहाँ पर पनपने लगे, जो ट्राइबल्स थे वो, और जो अलकायदा वगैरह जितने भी आतंकवादी संगठन थे उन्होंने भी वहाँ पर पनाह ले ली, जो कि बीच बीच में वहाँ पर विद्रोह करते रहते थे। अब क्या हुआ कि जो यहाँ के जो ये राष्ट्रपति थे इब्राहिम बाबूकर जी, ये हमारे 2014-15 के अंदर यहाँ के राष्ट्रपति बने और यहाँ पर शासन करने लगे। अब बट क्या हुआ कि अभी जो 2018 के अंदर 2018-19 के अंदर फिर से राष्ट्रपति के चुनाव हुए और जो राष्ट्रपति के चुनाव हुए तो इनके अंदर ये फिर से जीत गए। बट इनके ऊपर क्या हुआ कि चुनाव के अंदर धोखाधड़ी का आरोप लगा और उसके कई रीजन थे कि जो हमारे जो अपोजिशन के जो लीडर थे उन्हें जो चुनाव थे उनसे चुनाव से नतीजों से 3 दिन पहले ही उनको अगवा कर लिया गया था और गायब कर लिया गया था। और कई जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, कई जो जहाँ पर सीटों पर चुनाव हो रहे थे उन पर वहाँ पर भी इन पर गड़बड़ी करने का आरोप लगा था। तो उसके बाद भी जीत गई है और ये राज करने लगे और विपक्ष ने क्या किया, इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया और इनके इस्तीफे की मांग करने लगे। तो अब क्या हुआ, जो सेना थे उन्होंने वहाँ पर एक जो इसकी राजधानी है कैपिटल, वहाँ से कुछ दूरी पर एक कैंप है यहाँ पर, तो उन्होंने वहाँ से विद्रोह कर दिया और यहाँ पर जो कैपिटल के अंदर जहाँ पर जो हमारे प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री अभी रह रहे थे वहाँ पर आकर के उनको कब्जे में ले लिया और जिसके तहत बाद यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे हमारे इब्राहिम बाबूकर जी, उन्होंने इस्तीफा अपना दे दिया। तब देखते हैं इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, क्या कंडीशन रहती है। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है नौसेना कमांडरों का सम्मेलन 2020 किस शहर में आयोजित हुआ। तो देखिए जो नेवल कमांडर्स की जो कॉन्फ्रेंस थी 2020 की वो आप लोगों की आयोजित करवाई गई थी दिल्ली के अंदर, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो देखिए जो इसके अंदर अब आपको ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जो नेवल कमांडर्स की जो मीटिंग होती है वो हर साल होती है और ये हमेशा दिल्ली के अंदर ही करवाई जाती है। इसके अंदर आपको कोई और ऑप्शन सोचने की ज़रूरत नहीं। और जो ये दिल्ली के अंदर नेवल कमांडर्स की जो कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है प्रत्येक वर्ष, इसको जो चेयरपर्सन होते हैं, इसको जो हेड करते हैं, वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है अंतर संसदीय संघ IPU, जो कि हमारा इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है वो है हमारा जेनेवा में, यानी आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जो IPU अंतर संसदीय संघ है, ये क्या है कि जितनी भी हम लोगों की कंट्रीज़ हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, उनकी जो पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं, उनकी एक कॉन्फ्रेंस होती है, जो कि उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मेन काम क्या है? इसका जो मेन काम है वो सभी देशों के बीच में मल्टीलेटरल जो हम लोगों के संबंध हैं उनको स्थापित करना है और पीस को कायम रखना है एक दूसरे के बीच में, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। अभी जो है इसकी IPU की 5वीं मीटिंग हुई थी स्पीकर्स की, जो कि वर्चुअली हुई थी इस बार, और ये पहली बार हुआ था जब इसकी IPU की मीटिंग वर्चुअली करवाई गई थी। ये जो मीटिंग वर्चुअली करवाई गई थी, ये हमारी जो IPU इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, जिसको जो कि जिनेवा में है, और ऑस्ट्रिया की पार्लियामेंट के द्वारा जो यूनाइटेड नेशंस है उसके सहयोग से करवाई गई थी, जिसमें हमारी इंडिया की तरफ से जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उन्होंने इसके अंदर भारत की तरफ से अध्यक्षता की थी। साथ में उनके जो हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है राजीव प्रताप रूडी और मीनाक्षी लेखी, उन्होंने भी इसको अटेंड किया था। ओम बिरला जी की बात की जाए तो देखिए जो ओम बिरला है वो हमारे राजस्थान के जो कोटा सीट है वहाँ से MP हैं, सब संसद के सदस्य हैं, चुने गए हैं, जो कि BJP पार्टी से हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आपको आंसर कमेंट के अंदर बताना है। और देखिए बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पंजाब, इन चारों में से जो भी राज्य आपका आंसर हो, उस राज्य के बारे में आपको 5 फैक्ट लिखने हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, वहाँ के राज्यपाल कौन है, वहाँ की राजधानी क्या है, और वहाँ के नेशनल पार्क कौन से हैं, और वहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं उसके अंदर। ये 5 आंसर्स आपको कमेंट के अंदर बताने हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जिससे आपको जितने भी भविष्य के अंदर नोटिफिकेशन है वो आपको उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों को के साथ भी शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं कल के 21 अगस्त का जो हमारा सेशन है उसके अंदर, जो हमारे 21 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उनको लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।